शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम 21 MCQ तक की बात की थी, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे 22 से, ठीक है ना। चलिए, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पता ही है, 3 फॉर्म में हम डेटा को दिखाते हैं, टेक्सचुअल, टेबुलेशन एंड डायग्राम। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज। अभी यहाँ देखिए, बेस्ट मेथड मतलब किसके वाइज बोला गया है, एक्यूरेसी वाइज। सी, जो मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है वही बेस्ट मानी जाती है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, टेबुलर आएगा, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, दैट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ द डेटा प्रेजेंटेशन इज, हम मैंने ये बोला भी था कैसा एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ पे दिया गया डायग्रामेटिक। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज। अब ये देखिए, ये मैंने समझाया था, बात समझ में आ रही है, फिर भी शायद भूल गए हो तो। द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम। एक्चुअली है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखो, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में ठीक से दिया गया, दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड द सब कॉलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। तो आंसर विल बी डी। ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टब ऑफ द टेबल इज, हमने देखा था स्टब किसको बोला जाता है, तो भाई लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। रोज का डेटा दिया होता है ना, याद आ रहा है 2009 2010 मैंने बोला था ये रो पे जो डेटा दिया गया है तो बताते हैं स्टब, बराबर। ये लेफ्ट वाला पार्ट था, वो हमारा स्टब था। ठीक है, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया गया, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज बॉक्स हेड। क्या कहलाता है, बॉक्स हेड कहलाता है। चलिए, द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन बॉक्स हेड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वहां पे दिया था नंबर, परसेंटेज, बराबर ना, जो भी ऊपर के भाग में था। मेजरमेंट किस में दिया है, तो भाई रुपीज में दिया है, या नंबर्स दिए, जो भी दिया है तो वो ऊपर के भाग में लिखा जाता था। तो ये किस में आएगा, बॉक्स हेड में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन द। सी, हमने देखा था कि भाई ये टेबल है और सोर्स कहाँ पे लिखा था, नीचे की ओर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुटनोट भी बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, फुटनोट। नीचे लिखा जाता है यहाँ पे सोर्स, तो नीचे की ओर लिखा जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फुटनोट। विच, आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर द टेबुलेशन। कौन सा अनट्रू है, ध्यान से देखिए, कई बच्चे ट्रू करके लिख के आ जाते हैं। अनट्रू मतलब क्या, कौन सा गलत है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टेबुलेशन, ये हमने देखा था कि टेबल होगा उसके ऊपर से ही एनालिसिस हो सकता है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम, तो ये गलत है। क्यों कि वो रो के साथ तो कंपेयर करता है, कॉलम के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। दो डेटा को अगर कॉलम वाइज भी दिया है, जैसे मैंने बोला था पहले चॉकलेट है और आइसक्रीम का एग्जांपल लेती हूँ, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट इसका 5 था, इसका 7 था। भाई ये कॉलम वाइज डेटा हुआ, कंपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते। अब समझो इसका टोटल भी दिया है, भाई इसकी टोटल सेल थी इतनी और इसकी इतनी थी, और अगर इस तरह मतलब रो और कॉलम दोनों वाइज कंपेयर किया जा सकता है, तो ये क्या दिया हुआ है, अनट्रू दिया है। कॉलम वाइज भी डेटा कंपेयर किया जा सकता है, रो वाइज भी डेटा कंपेयर किया जा सकता है। हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिफाइड इन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक। सी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हिडन ट्रेंड भी दिखाए जा सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्राफ दिया है, भाई पहले साल थी 2009 का डेटा दिया है, समझो कि 5 लाख की सेल है, और 2010 का दिया हुआ है डेटा और उसमें थी कुछ 10। अब समझो कि यहाँ पे बीच का कोई पॉइंट है, बीच में ढूंढना है 2009 और 10 के बीच, तो यहाँ का डेटा भी इस वाइज समझो कि ये 10 दिया हुआ है, ये 9 दिया है। अब ये 9 से 10 के बीच में,
अगर आप ग्राफ का यूज करते हो तो एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिल सकता है। नहीं देखा जाए तो हिडन ट्रेंड है, बराबर ना, ट्रेंड कैसा है, हिडन ट्रेंड है, फिर भी आप समझ सकते हो। पर किसके भाई समझा जा सकता है, सी टेक्सचुअल में लिखा होगा तो डायरेक्टली वहां पे तो लिखा हुआ नहीं, आप नहीं बता सकते। इवन टेबल की मदद में, टेबल में भी उतना ही डेटा होगा जितना आपके पास है। समझो 2009 का दिया हुआ है, 2010, उसके बीच का नहीं ढूंढ सकते। पर अगर ट्रेंड की बात करो कि बीच में सेल कितनी थी, बड़ी थी या कम हुई थी, मतलब थोड़ा समझो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, कितने हद तक बड़ा होगा, तो अप्रोक्स आंकड़ा आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। किसकी मदद से, तो इसकी मदद से, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से आपको हिडन ट्रेंड भी मिलेगा। मतलब जो नहीं दिया गया है 2009-10 के बीच में, समझो मतलब बिट इन बिटवीन 6 मंथ का डेटा ले रही हूँ 2009-10 के बीच में, तो वो भी आपको यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी ढूंढ पा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 32 की बात करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय व्हाट, डायग्राम से भी दिखाया जा सकता है, पिक्चर से भी और चार्ट से भी, तो क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन, मैंने बोला था अगर ऐसा दिया गया है तो हम क्या यूज करेंगे, टेबुलेशन। चलिए, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, अब यहाँ पे मैंने बोला था जब वाइड फ्लक्चुएशन हो, जैसे 5, 50, 500 ऐसा डेटा दिया है, वाइड फ्लक्चुएशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉगरिथम चार्ट और रेशियो चार्ट भी बोला जाता है, तो हम वो यूज करके उसका डेटा लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर विल बी बी, तो रेशियो चार्ट आएगा। चलिए, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, मल्टीपल लाइन चार्ट क्यों अप्लाई किया जाता है, तो हमें पता है यूनिट कैसे होंगे, सेम यूनिट का डेटा होगा पर टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज दी गई है, दो अलग अलग टाइम सीरीज दी गई थी। बात समझ में आ रही है, मतलब कैसा था, वीट और वो जो एग्जांपल था ना राइस और वीट वाला, यूनिट कैसे थे, सेम थे, प्रॉफिट का ही डेटा दिया था, बराबर, और यूनिट सेम था, रुपीज वाइज ही दिया हुआ था। और कैसा, सॉरी प्रोडक्शन का दिया हुआ था, और ये था ना मैट्रिक टन में डेटा दिया था, टन मैट्रिक टन, यूनिट सेम हुआ, टाइम भी एक ही है, पर चीजें कैसी है, दो दो अलग अलग दी है, तो दो टाइम सीरीज के हिसाब से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा मल्टीपल लाइन चार्ट। बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस, ये वाला ग्राफ याद आ रहा है, तो जैसा वाला था मैंने बोला था दो अलग अलग, और ये वाई एक्सेस हम क्या लेंगे, एक यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे लिया, दो वाई एक्सेस। ऐसा कब किया जाता है, देर आर मोर देन वन टाइम सीरीज, या द यूनिट ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट, इसमें आएगा दोनों होंगे, मोर देन वन टाइम सीरीज, टाइम सीरीज भी देखिए भाई, वहां पे मैंने बोला था दो चीजें होंगी, समझो कि एक दिया हुआ है सेल्स और दूसरा दिया हुआ है प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखा जाए यूनिट भी कैसे है, अलग है, मतलब हमें दो लाइन अलग अलग बनानी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे यूनिट अलग है, मतलब दो मल्टीपल लाइन तो बनेगी और मल्टीपल एक्सिस भी बनेंगे। कब, जब वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल अलग हो गया ना, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब दो लाइन बनेगी, बराबर है, और दो अलग एक्सिस भी बनेंगे, बराबर, तो आंसर विल बी डी। अब देखो यहाँ पे ए और बी दिया है, ए एंड बी दिया है, सी, जब दोनों ही पॉसिबिलिटी होगी, एक तो क्या होगा, दो अलग से लाइन बनेगी और दो अलग से एक्सेस बनेंगे, तो वहां पे क्या यूज होगा, एंड, मतलब दोनों को ही लेना है तो एंड, दोनों में से इधर ए और इधर और बी, मतलब दोनों में से कोई एक होगा तो भी ये ग्राफ बनेगा, तो आंसर विल बी सी। पर यहाँ देखिए दोनों ही चीजें पॉसिबल है, पहला तो क्या दिया गया है कि भाई मल्टीपल सीरीज होगी, और दूसरा क्या बोला गया है, द यूनिट ऑफ द वेरिएबल आर द डिफरेंट, दोनों ही चीजें पॉसिबल है, तो ए एंड बी बोथ आएगा। क्लियर है, दोनों ही चीजें, दो ग्राफ, दो लाइन भी बनेगी, दो एक्सिस भी होंगे। ऐसा कब होगा, द यूनिट ऑफ द वेरिएबल आर डिफरेंट, यूनिट अलग अलग है, ये सेल्स का अलग है, समझो ये लैख में अमाउंट दी हुई है और ये कैसा दिया है 1000 में, यहाँ पे रुपीज कर दिया 1000, और यहाँ पे कैसा किया, तरह से दिखाया भाई, सॉरी यहाँ पे कैसा दिखाया है, लैक्स में दिखाया है, यहाँ पे रुपीज में दिखाया, यूनिट अलग अलग हो गए। दूसरा, दो अलग अलग वेरिएबल है, बराबर, दो दो अलग अलग सीरीज बनेगी, तो ऐसे में डी आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज फॉर, हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का जो था ना डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम कब होगा, तो दिया हुआ था क्वालिटेटिव डेटा होगा और डेटा वेरिंग ओवर टाइम, टाइम नहीं था ओवर स्पेस था, ज्योग्राफिकली डेटा अगर अलग अलग दिया है, अलग अलग जगहों का दिया है, या तो क्वालिटेटिव, हमने जो स्मोकिंग वाला एग्जांपल दिया वो क्वालिटेटिव है, कैरेक्टर है। और स्पेस की बात करें तो ज्योग्राफिकली क्या होगी, स्पेस अलग अलग होगी, जैसे अलग अलग जगहों का डेटा दिया है तो क्या आएगा आंसर ए और सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए वर्टिकल बार डायग्राम कब यूज होगा, जब डेटा कैसा दिया गया है, यहाँ पे ना एमसीक्यू आपको रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पे बी और सी, किसी के पास नई मॉड्यूल होगी तो उसमें चेंज कर दिया गया होगा, आंसर आएगा बी और सी। वो कैसे आएगा समझाती हूँ, देखो डेटा आर क्वांटिटेटिव, हमने देखा था क्वांटिटेटिव होगा व्हेन द डेटा वेरी ओवर द टाइम। हम देखिए वेरी ओवर द टाइम दो तरह के ग्राफ बनते हैं, लाइन ग्राफ भी बनता है, वेरिंग ओवर टाइम या तो क्वांटिटेटिव डेटा होगा, तो वर्टिकल बार डायग्राम बनता है क्वांटिटी बेसिस से। हमने देखा 2009, 10, 12 का डेटा दिया था और कैसा दिया हुआ था, वेरी ओवर द टाइम, टाइम वाइज चेंज हो रहा था, तो आंसर विल बी बी और सी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है या तो वेरी ओवर द टाइम भी हो सकता है, तो ए और सी नहीं आएगा, फिर क्वालिटेटिव के लिए हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है ना। चलो डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर व्हाट, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है भाई ये ग्राफ, अब इन दोनों के बीच में को कंपेयर करना है तो भी चलेगा, या तो पूरा टोटल जो दिया गया है टोटल के साथ, टोटल के साथ कोई पर्टिकुलर ये चीज कंपेयर करनी है या ये चीज करनी है या ये चीज, हो सकता है, बात समझ में आ रही है, मतलब हम दोनों तरह से ही कंपेयर कर सकते हैं, बराबर, दोनों का रिलेशन देख सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशन है, बराबर है, रिलेशन भी देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं, इवन टोटल के साथ भी अलग अलग को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग को भी एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे का रिलेशन भी बता सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, भाई कितना सिमिलर है या डिसिमिलर है, बात समझ में आ रही है, समझो कि भाई दो अलग अलग चीजें जो है एक जितनी है, ये भी 50 है तो भाई ये भी 50 है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, ये समझो 60 है तो ये डिफरेंट हो गया, बराबर, कंपेयर भी कर सकते हैं और दोनों के बीच का रिलेशन भी बता सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका डी, कि भाई कंपेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट को, रिलेशन भी बता सकते हैं, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज वी कंसीडर व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, भाई दो या दो से ज्यादा चीज दी गई है तो उसको कंपेयर करना है, जैसे ही तो क्या बनाते थे हम, ग्रुप बार डायग्राम या तो ये मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है ना, तो ए और बी दोनों एक ही होता है, तो आंसर में भी ए और बी दोनों में से कोई एक ही होगा, और एक्चुअली ये ग्रुप या मल्टीपल दोनों एक ही है, ठीक है ना। एमसीक्यू इस तरह से दिया है, दोनों चार्ट को अलग अलग दिखा है पर दोनों चार्ट एक ही है। चलिए पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, पाई डायग्राम क्यों होता है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑन देयर रिलेशन टू द टोटल, बराबर ना, डिफरेंट कंपोनेंट है ना, वो जो हमने इनकम टैक्स की इनकम का सॉरी ये टैक्स स्ट्रक्चर का देखा था, कितनी इनकम कहाँ से कौन से में से मिल रही है, कस्टम से और ये सब, तो टोटल था कुछ 540, उसको हमने कंपेयर किया था 360 से, बराबर, तो डिफरेंट कंपोनेंट थे, डिफरेंट कंपोनेंट में क्या था भाई, इनकम टैक्स से कितना था, बराबर, कस्टम से कितना था, इनकम की बात की थी, बराबर, तो वो सारे डिफरेंट कंपोनेंट थे और उनका रिलेशन टोटल के साथ, बराबर, पहले तो टोटल के साथ रिलेशन मतलब 360 डिग्री के हिसाब से हम ढूंढते हैं, टोटल के साथ रिलेशन हमने ढूंढा था, अलग अलग हमने ड्रॉ किया था, तो आंसर में भी ए आएगा। क्यों ए आएगा, तो देखो भाई क्वालिटेटिव डेटा तो नहीं दिखा था, क्वांटिटेटिव डेटा भी नहीं, बी और सी तो आएगा ही नहीं, बराबर, डिफरेंट कंपोनेंट थे अलग अलग तरह के और रिलेशन था टोटल के साथ, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक का एमसीक्यू है, क्योंकि आगे वही नए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना बाकी है, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एमसीक्यू को करेंगे, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।